हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में जो डिस्कस किया है उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन ऑफ द सीमेंट एंड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट के बारे में हम लोगों ने देखा था। कंक्रीट क्या होती है, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करता है वो देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को लेकर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारे पास प्राइम और मेन जो स्ट्रेंथ थी वो थी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोगों ने जब उसको डिफाइन किया था तो हम लोगों ने देखा था कि या तो हमको एक क्यूब स्पेसिमेन लेते हैं या एक सिलेंडर स्पेसिमेन लेते हैं और उस पे हम सीटीएम मशीन में लोड अप्लाई करते हैं। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होता है, उसमें कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं। जिस लोड पे फेल होता है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। सिंगल स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा था। आफ्टर दैट व्हाट वी फाउंड दैट कि हमारे पास में अगर कोई भी एक मिक्स दिया है और एक मिक्स से अगर मैं 5 क्यूब या 10 क्यूब अगर बनाता हूं, एक ही मिक्स है जिसके अंदर एक ही जो है प्रोपोर्शन सारा सब कुछ एक ही है, एक ही मिक्स के अंदर हमारे पास उस मिक्स से अगर हम लोग 10 क्यूब बनाते हैं तो रिजल्ट ये पाया गया कि 10 के 10 क्यूब की स्ट्रेंथ जो होती है वो एक जैसी नहीं आती है, सब में अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी। मिक्स मेरा एक ही था और उस एक ही मिक्स से मैंने 10 क्यूब बनाए, 10 के 10 क्यूब की स्ट्रेंथ जो है वो सेम नहीं है। जब स्ट्रेंथ सेम नहीं है तो फिर क्वेश्चन ये जनरेट हुआ, व्हाई इट इज वेरी। जब एक ही मिक्स ले रहे तो स्ट्रेंथ सेम आना चाहिए, तब जो है उसको एनालाइज करना असेंशियल हो गया था, राइट। तो इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास में कोई भी जो मटेरियल होता है, स्ट्रक्चरल मटेरियल की बात करते हैं, चाहे वो कंक्रीट हो चाहे वो स्टील हो, कुछ भी हो, कोई भी मटेरियल ट्रूली होमोजेनियस नहीं होता है। जब कोई भी मटेरियल अगर ट्रूली होमोजेनियस नहीं होगा तो हमारे पास में हर एक स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, किसी कम किसी की ज्यादा किसी की मीडियम रह सकती है दोस्तों। तो फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर वेरिएशन इन स्ट्रेंथ को लेके सारा सब कुछ जो है वो डिस्कशन किया था। वेरिएशन इन स्ट्रेंथ को लेके सारा हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने हिस्टोग्राम बनाया था। हिस्टोग्राम से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व ड्रॉ किया था और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व को हमने थोड़ा एलोबरेट किया था, उसको देखे जो है वो सारे पॉइंट लिखे थे। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये भी देखा था कि मीन टारगेट स्ट्रेंथ और जो है वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में रिलेशन देता है, यानी कि एफएम और सिग्मा के बीच में आपको जो रिलेशन देता है वो आपको मीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व से मिला था। ये हम लोग कल की क्लास में देख चुके हैं। अगर मैं उसके अंदर थोड़ा सा आपको रिवाइज करता हूं तो आपके पास में ऐसा कुछ एक कर्व बना था, लाइक दिस, दिस वाज द कर्व जो आप लोगों ने कल ड्रॉ किया था। This is the way. So you know that is the FM mean target strength and this is the standard deviation. That is the standard deviation. Now this is called sigma and sigma is called the standard deviation. So all we know that yesterday what we have discussed that if sigma is more means more spread of the curve. More spread of the curve means more variation in compressive strength. मोर वेरिएशन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि आप एक ही सैंपल से 10 क्यूब बना रहे हैं और 10 क्यूब की स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है। कोई क्यूब बहुत कम लोड पे फेल हो रहा है, कोई क्यूब बहुत ज्यादा लोड पे जाके फेल हो रहा है, तो उस मिक्स को हम बोलेंगे कि यार ये प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ है, पुअर क्वालिटी का कंक्रीट बना है, तभी ज्यादा स्ट्रेंथ वेरिएशन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन ये लिखे थे कल कि अगर सिग्मा ज्यादा होता है तो वेरिएशन ज्यादा होगा, वेरिएशन ज्यादा होगा तो पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होगा। इट मीन्स सिग्मा तुम्हारा क्या मेजर कर रहा है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट मेजर कर रहा है। उसके दूसरे एंड पे अगर देखें तो अगर सिग्मा कम है, यानी कि सिग्मा कम होने का मतलब लेस स्प्रेड ऑफ द कर्व, कम फैला हुआ कर्व है, तो कम फैले हुए कर्व का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्यूब की स्ट्रेंथ में वेरिएशन ज्यादा नहीं है, सारे क्यूब के जो स्ट्रेंथ आ रही है लगभग लगभग सबकी बराबर आ रही है। तो बराबर आ रही है तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये मेरा मिक्स जो दिया गया है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हुआ है और ये गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कहलाया जाएगा। इट मीन्स सिग्मा अगर लेस रहता है, अगर तुम्हारे पास में सिग्मा अगर लेस है तो गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, सिग्मा अगर मोर है तो पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्लूजन, सिग्मा मेजर द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट।
ये ESG के अंदर एक दो बार आ चुका है, ग्राफ वगैरह से भी पूछा जा चुका है। नाउ अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में ये तो पूरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमसे ये पूछा जाता है, सपोज करिए कि भाई आपने इस मिक्स से मान लीजिए 10 नंबर ऑफ स्पेसिमेन बनाए। 10 नंबर ऑफ आपने क्या बनाए, स्पेसिमेन बनाए। अब ये स्पेसिमेन जो हो सकता है वो आपका क्यूब और सिलेंडर में से कुछ भी हो सकता है। आपने 10 क्यूब की स्ट्रेंथ को जो है रिप्रेजेंट कर दिया आपने, इसकी मान लीजिए कुछ x1 वैल्यू, इसकी x2 वैल्यू, इसकी x3 वैल्यू एंड x10 वैल्यू। ये सारी की सारी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हर एक स्पेसिमेन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब मान लीजिए आपके पास में आपका सीनियर इंजीनियर आता है और आपसे ये पूछता है कि भाई इस मिक्स की स्ट्रेंथ कितनी है। वो आपसे सिंपल आके पूछ रहा है कि भाई इस मिक्स की स्ट्रेंथ कितनी है। तो आप ये थोड़ी बोलोगे सर मैंने इस मिक्स से 10 जो है स्पेसिमेन बनाए और 10 स्पेसिमेन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना 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 है। आप तो अपने सीनियर इंजीनियर को सीधा रिजल्ट बताओगे ना कि भाई ये मेरे पास में जो मिक्स बना हुआ है ये मिक्स इतना स्ट्रेंथ कैरी कर पाएगा, ये मिक्स इतना स्ट्रेंथ कैरी कर पाएगा। इससे ज्यादा अगर आपने लगा दिया तो फेल हो जाएगा। दैट इज द वन। इट मीन्स ये हुआ कि तुम जो वैल्यू बोलोगे इस मिक्स की जो स्ट्रेंथ की आप वैल्यू बोलोगे वो तुम्हारा कहलाया जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। आई एम गोइंग टू रिपीट माय स्टेटमेंट। आप एक मिक्स की जो आप स्ट्रेंथ बोलोगे उस स्ट्रेंथ को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब यहाँ पे 100% कंक्लूजन निकल के आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सिंगल क्यूब की स्ट्रेंथ तो कभी नहीं होगी। तो मिक्स ले रहे हैं, मिक्स के तो हम जो है 5 क्यूब 10 क्यूब 15 20 कितने भी क्यूब बना सकते हैं। तो मिक्स की अगर स्ट्रेंथ दे रहा है तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई हमारे पास में एफसी के जो है वो सिंगल क्यूब की स्ट्रेंथ कभी नहीं होगा। अगर मुझे सिंगल क्यूब, सिंगल सिलेंडर या सिंगल स्पेसिमेन की वैल्यू अगर पूछा जाता है तो वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सैंपल का होगा दोस्तों, यानी कि हम लोग यहाँ पे मिक्स बात कर रहे हैं तो मिक्स के अंदर हमारे पास में ये सारे क्यूब का जो वैल्यू आ रहा है इन सबको अगर मैं कंबाइंडली अगर एनालाइज करता हूं तो वो कहलाया जाएगा सैंपल, वो कहलाया जाएगा सैंपल। और इंडिविजुअल अगर वे कैलकुलेशन करता हूं तो वो कहलाया जाएगा स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन की खुद की स्ट्रेंथ होगी जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और सैंपल की जो होगी वो हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सैंपल की हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ तक हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कशन किया था। सो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, एनी वन ऑफ यू प्लीज। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द sample and the specimen, also the compressive strength as well as the characteristic strength. Now tell me, is there any problem, is there any problem, any one of you, any one of you? चलिए कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बोल दिया कि भाई अब एफसीके को मुझे डिफाइन करना है। भाई मैं तो यहाँ पे सिंगल क्यूब को लेकर बात करूंगा नहीं, मैं बात करूंगा एक मिक्स को लेके। तो जब मिक्स को लेके बात कर रहा हूँ दोस्तों तो मेरे पास में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट इज द एफसीके, दैट इज द एफसीके। सो माय डियर फ्रेंड, एफसीके जो तुमसे दिया जाता है वो दिया जाएगा दैट इज एफएम माइनस समथिंग दिस वैल्यू। ये जो वैल्यू होगा माइनस होगा डिवाइडेड इनटू एफसीके इनटू सिग्मा, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, वो हो जाएगा तुम्हारे पास एफसीके इज इक्वल टू एफएम माइनस 1.65 सिग्मा। FCK is equal to FM minus 1.65 sigma, that is the value. Here is the one. जहां पे FCK जो दिया जा रहा है वो दिया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के द्वारा। FM हो जाएगा मीन टारगेट स्ट्रेंथ, FM हो जाएगा तुम्हारे पास में मीन टारगेट स्ट्रेंथ, मीन टारगेट स्ट्रेंथ एंड सिग्मा हो जाएगा तुम्हारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा हो जाएगा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो सिग्मा का जो वैल्यू दिया जाता है वो दिया जाएगा M10 और M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर हो तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज 3.5 मेगा पास्कल एंड
M20 और M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हो, M20 और M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हो तो सिग्मा दिया जाएगा 4.0 मेगा पास्कल, एंड ग्रेटर देन M30 कॉन्क्रीट हो तो ये दिया जाएगा तुम्हारे पास 5.0 MPa, दैट इज द मेगा पास्कल। ठीक है, सो ये आपको दिया जाएगा सिग्मा का वैल्यू, और ये सिग्मा का वैल्यू आपको अच्छे से याद रखना है, पेपर में डायरेक्टली भी पूछा जाता है और इसका यूज भी करवाते हैं। तो जैसे अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द मीन टारगेट स्ट्रेंथ, व्हाट इज द, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज द मीन टारगेट स्ट्रेंथ फॉर M30 concrete, मीन टारगेट स्ट्रेंथ फॉर M30 concrete, यानी कि M30 concrete के लिए मीन टारगेट स्ट्रेंथ क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड FM। सो हमारे पास में जो रिलेशन दिया गया है वो हम क्या जानते हैं दोस्तों, हमारे पास में, चलिए फटाफट लोग इसका, आप लोग सब आंसर बताइए इसका, व्हाट इज द FM, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द FM मीन टारगेट स्ट्रेंथ, एवरीवन प्लीज solve करिए quick, you have 10 seconds only to determine the value, all of you have calculator in your hand, so use that and determine the value quick। सो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा, दैट इज हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, हमारे पास में दे रखा दैट FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा, FCK प्लस 1.65 सिग्मा, जहाँ पे FCK आपको दे रखा दैट इज 30 मेगा पास्कल हो जाएगा प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। तो M30 के लिए अगर मैं M30 लिख रहा हूं तो 30 मेरा क्या होता है, 30 मेरा होता है FCK, ये क्या हो जाएगा FCK। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना दे रखा है M30, तो M30 के लिए कितना होगा, दैट इज द 5.0, सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज 5.0। सो व्हेन विल यू सोल्व दिस वैल्यू देन यू विल गेट द आंसर, सो FM का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 38.2 मेगा पास्कल, 38.2 मेगा पास्कल, ये हो जाएगा तुम्हारे पास FM। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तुम्हारे पेपर में, ESC के पेपर में और गेट के पेपर में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये जो दिया गया है वो दिया गया है नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल के करस्पॉन्डिंग। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का हमने डेफिनेशन क्या लिखा था, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल below which not more than 5% of test results are expected to fail। ठीक है, अगर ये 5% के बजाय 50% हो जाता है, अगर मैं ये बोल देता हूँ 5% के बजाय अगर ये 50% हो जाता है तब तुम्हारे पास में FCK और FM बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नोट करके हम लिख लेते हैं, नोट करके, इफ टेस्ट रिजल्ट्स, if FCK is corresponding to not more than 50% of test results are expected to fail, 50% of test results are expected to fail, in that case तुम्हारे पास में FCK किसके बराबर हो जाएगा, FCK बराबर हो जाएगा FM के, FCK बराबर हो जाएगा FM के, यानी कि FCK एंड FM बोथ विल बी द सेम। और दोस्तों इस टॉपिक को लेके, इस पॉइंट को लेके गेट के अंदर, गेट 2006 एंड 2017 के अंदर 2-2 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा गया है, सो ध्यान रखिएगा ये वैल्यू, राइट, दैट इज द नोट। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि तुमसे अगर सीधा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दे रखा है तब तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर आपको दे रखा है तो आप डायरेक्टली उसको यूज करते हुए FM और FCK, FM का वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई तुम्हें जो है वो
5 क्यूब या 10 क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है। समझो दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको मान लीजिए 5 क्यूब या 10 क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है, यानी कि एक क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 30 मेगा पास्कल, दूसरे क्यूब की है 33 मेगा पास्कल, इसी तरीके से 5 या 10 क्यूब की आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है। और आपसे ये बोला गया कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, इससे आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का वैल्यू निकालिए। ठीक है, 5 क्यूब या 10 क्यूब की आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखा है, and it is asked to you that determine the value of the characteristic strength. So what is the procedure to determine the value of the characteristic strength while I knew that the compressive strength of the cube? So उसको देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। नाउ एग्जांपल नंबर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास, आपको जो है एफसी के वैल्यू करना है, डिटरमाइन एफसी के, डिटरमाइन एफसी के का मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ if compressive strength of cubes are compressive strength of cubes are that is given 30 megapascal, 33 megapascal, 28 megapascal, 20 megapascal and 38 megapascal. 38 megapascal. These 5 values are given to you, means the 5 क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको गिवन है, और आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एफसी के। सो एफसी के अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास में रिलेशन क्या होता है, एफसी के अगर मुझे निकालना है तो रिलेशन हो जाएगा एफसी के इक्वल टू एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा, ये मेरे पास में रिलेशन होता है, राइट। तो मुझे एफसी के अगर निकालना तो एफएम और सिग्मा का वैल्यू निकालना होगा, मींस मीन टारगेट स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर बता रहा हूं, तो सब लोग ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, मीन टारगेट स्ट्रेंथ निकालना है। सबसे पहले एफएम, मीन टारगेट स्ट्रेंथ, मेन टारगेट स्ट्रेंथ हो जाएगा आपके पास दैट इज एफएम, और ये एफएम जो निकाला जाएगा वो निकाला जाता है एवरेज वैल्यू। तो आप लोगों ने 9th क्लास में 8th क्लास में एवरेज निकाला होगा, 5 नंबर दे रखे हैं, उन पांचों का आपको एवरेज निकालना है। क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट्स विच इज गिवन टू यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, भी कितना आपको वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका एफएम निकालना है तो एफएम आपको दिया जाएगा दैट एफएम इज इक्वल टू इन सब का एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज क्या हो जाएगा, दैट इज 30 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 38, दैट इज ऑल वैल्यू, इनका सबका सम कर दिया एंड द वैल्यू इज 5 डिवाइडेड बाय 5। सो दोस्तों एफएम आपके पास में हो जाएगा दैट इज 29.8 मेगा पास्कल, 29.8 मेगा पास्कल, दैट इज द एफएम। अब आपको क्या करना है, एफएम निकल चुका है, नाउ you need to calculate the value of the sigma, that is called standard deviation. So दोस्तों standard deviation कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया जाएगा वो दिया जाता है अंडर रूट ये दिया जाएगा समेशन एफ माइनस एफ एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एम माइनस 1, जहां पे एफ हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एफ एम होगा मेन टारगेट स्ट्रेंथ, एम होगा नंबर ऑफ द क्यूब, नंबर ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका सिग्मा कैलकुलेट करना है तो सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, दैट सिग्मा इज इक्वल टू ये दिया जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, मैं सबसे पहले वैल्यू लिख देता हूँ बाद में इनको कर दूंगा। तो सबसे पहले हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर f माइनस एफ एम, तो पहले क्यूब के लिए अगर हम देखें तो 30 माइनस 29.8 का स्क्वायर, f ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा एफ एम, तो 30 माइनस 29.8 का स्क्वायर, तो पहले हो जाएगा दैट इज 30 माइनस 30 माइनस
29.8 का स्क्वायर प्लस दूसरा 33 माइनस 29.8 का स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 33 माइनस 29.8 का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 29.8 का स्क्वायर, यानी कि 28 माइनस 29.8 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 29.8 का स्क्वायर, 20 माइनस 29.8 का स्क्वायर एंड लास्ट वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से। सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 38 माइनस 29.8 का स्क्वायर, दैट इज 38 माइनस 29.8 का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में हो गया, व्हाट इज दैट, ये हो गया तुम्हारे पास दिस वैल्यू, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा इसका अंडर रूट, दैट इज द 1, ये हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, नीचे हो जाएगा 5 माइनस 1 m माइनस 1 एंड दैट वैल्यू इज गिवन बाय द सिग्मा। तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे ऑन सोल्व, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से आएगा तुम्हारे पास, दैट इज 6.65 सिग्मा, 6.65 MPa, ये वैल्यू आपको मिलेगा सिग्मा का वैल्यू। तो जब तुम्हारे पास में सिग्मा का वैल्यू पता है एंड एफएम का वैल्यू पता है, सो यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विल बी गिवन बाय that FCK equal to FM minus 1.65 sigma. So the FCK that is given by FM हो जाएगा तुम्हारे पास 29.8 minus 1.65 into 6 point, what is the value, 6.65, तो ये हो जाएगा 6.65। So the FCK जो आपको दिया जाएगा that is 18.83 MPa, 18.83 MPa, that is the value of FCK। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें किसी को भी, एनी वन ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड एफसीके। तो इस तरीके से भी आपको प्रॉब्लम जो है वो पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए, तो दैट इज ऑल बिलोंग टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, जो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सो दोस्तों यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अंदर किसी को डाउट हो तो बताइए। दैट इज ऑल बिलोंग टू द कंप्रेसिव और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। एनी प्रॉब्लम? चलो, सो ये करेक्ट, ये जो हमारे पास में वैल्यू आया है जिसको बोलते हैं एफसीके इक्वल टू एफएम माइनस 1.65 सिग्मा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का इक्वेशन हमारे पास में है, दैट इक्वेशन जो दिया गया है वो दिया गया है लेबोरेटरी वर्क के लिए, और लेबोरेटरी वर्क के लिए मींस लेबोरेटरी के अंदर अगर मैं क्यूब लेता हूं, क्यूब को टेस्ट करता हूं और उसका रिजल्ट जो आता है वो उस एफसीके इक्वल टू एफएम माइनस 1.65 सिग्मा से दिया गया है। अब अगर आप कंक्रीटिंग यानी कि क्यूब अगर आप साइट पे बना रहे हैं, टेस्टिंग भी अगर आप साइट पे कर रहे हैं, तो साइट के लिए आईएस कोड ये कहता है कि उसके लिए दो डिफरेंट अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना चाहिए। यानी कि आपके पास में जो एफसीके वैल्यू आ रहा है वो एफसीके वैल्यू साइट वर्क के लिए दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, राइट। यानी कि साइट वर्क के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का जो वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा वो अलग होगा, लेबोरेटरी के लिए जो कैलकुलेट किया जाएगा वो अलग होगा। तो साइट वर्क के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, दो क्राइटेरिया, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो साइट वर्क के लिए कहता है, नोट यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं, फॉर साइट वर्क, साइट वर्क जो दिया जाता है वो क्या हो जाएगा। तो साइट वर्क के लिए अगर हम देखें तो मान लीजिए मेरे पास में M30
एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अगर मेरे पास में मान लीजिए इफ 3 क्यूब वर टेस्टेड, इफ 3 क्यूब वर टेस्टेड, 3 क्यूब टेस्ट किए गए एट साइट, 3 क्यूब टेस्ट किए गए एंड रिजल्ट्स आर। अब मैंने जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया है मैंने M30, मैंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया M30, जो क्यूब बनाए गए M30 कंक्रीट से बनाए गए। समझना है दोस्तों इस चीज को। तो मेरे पास 3 क्यूब आए, 3 क्यूब को मैंने जो है वो M30 मिक्स है, मैं M30 मिक्स की बात कर रहा हूँ, इससे मैंने लेबोरेटरी के अंदर भी 3 क्यूब बनाए और साइट पे भी 3 क्यूब बनाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेब और यहाँ पे लिख देता हूँ साइट। तो जब मैं लेब के लिए वैल्यू लिखता हूँ तो मेरे पास में वैल्यू है 31.5, 30.8 एंड 30.5। These three value I get when I tested the cube in the laboratory. So अगर मैं बिल्कुल बेसिक या बिल्कुल देसी लैंग्वेज अगर बोलता हूं तो M30 का मतलब क्या हो गया? तो M30 का मतलब ये हो गया कि जितने भी क्यूब आपके पास में, मान लो 100 क्यूब आपके पास में, 100 में से 95 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 30 या 30 से ज्यादा है। अगर मैं देसी लैंग्वेज में समझू कि M30 क्या है, तो 30 जो लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लीजिए तुम्हारे पास में 100 क्यूब हैं, तो 100 क्यूब में से 95 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 30 या 30 से ज्यादा है। 5 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 30 से कम है। दैट इज द मीन। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में M30 से अगर मैंने लेबोरेटरी के अंदर जो है स्पेसिमेन बनाए, उन सब का स्ट्रेंथ मेरे पास में 31.5, 30.8, 30.5 दिस वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब सही कॉन्क्रीट है, सही कॉन्क्रीट है। ये मैंने लेब के अंदर कॉन्क्रीटिंग किया और लेब के अंदर ही क्यूब बनाए और लेब के अंदर इनको टेस्ट किया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए मैं सेम M30 कॉन्क्रीट का दूसरा मिक्स बनाता हूँ साइड पे, और अब मैं जो बना रहा हूँ साइड पे क्यूब बना रहा हूँ एंड टेस्ट भी कर रहा हूँ, साइड पे कर रहा हूँ, और मेरे पास में जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आ गया फॉर्चुनेटली कि वो मेरे पास रिजल्ट आ गया 31.5, 30.8 एंड 30.5। ये वैल्यू आ गया मेरे पास में फॉर्चुनेटली जब मैंने जो है वो साइड पे वर्क किया। तो अब दोस्तों अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूं तो एवरेज क्या होगा? अगर इनका एवरेज निकाला जाता है तो इसका एवरेज आ रहा है 30.9 और इसका एवरेज भी वही आएगा, दैट इज 30.9, यानी कि तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर दो। अब IS 456 2000 क्या कहता है कि आप इसमें से इस वैल्यू को तो आप एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि लेब के अंदर अगर तुम्हारे पास में एवरेज स्ट्रेंथ 30 या 30 से ज्यादा अगर शो कर रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। साइट वर्क के लिए बोलता है नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि साइट वर्क के लिए क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास में एवरेज वैल्यू कम आ रहा है, देखो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है, लेबोरेटरी में भी और साइट पे भी, लेकिन साइट वाले एवरेज रिजल्ट को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसके लिए कहता है कि आपको 2 क्राइटेरिया मैं दे रहा हूं अलग से, उसको सेटिस्फाई करना है। वहां से जो वैल्यू आएगा वो एवरेज आना चाहिए, ये एवरेज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अब वो 2 क्राइटेरिया क्या है तो उसको देखते हैं। सो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ किसी को भी, एनी वन ऑफ यू। चलिए, सो यहाँ पे मान लेते हैं किसी को डाउट नहीं है एंड होना भी नहीं चाहिए, इट इज वेरी इजी पार्ट। नाउ साइट वर्क के लिए अब जो है वो IS 456 2 क्राइटेरिया दे रहा है। As per IS 456, there are two criteria for the site work. And the first criteria क्या होगा वो देखते हैं।
तो पहला क्राइटेरिया देता है द स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजुगेटिव टेस्ट रिजल्ट the strength of 4 non-overlapping consecutive test results should not be less than कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए क्या कंडीशन दे रहा है, देखिए दोस्तों, अगर तुम्हारे पास में M15 कंक्रीट दे रखा है, M15 फॉर M15 कंक्रीट के लिए हो जाएगा दैट इज मैक्स ऑफ FCK प्लस 3 FCK प्लस 0.825 सिग्मा एंड FCK प्लस 3। अगर M15 कंक्रीट दिया है तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 3। अगर M20 और 20 से ज्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है तब क्या होगा, राइट। फॉर M20 एंड अबव ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अगर आपको दे रखा है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज मैक्स ऑफ FCK प्लस 0.825 सिग्मा एंड FCK प्लस 4 यानी कि अगर M15 कंक्रीट दिया है तो तुम्हारे पास में एवरेज स्ट्रेंथ जो दी जाएगी वो क्या होगी, FCK प्लस 0.825 सिग्मा एंड FCK प्लस 3 से। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो एवरेज स्ट्रेंथ होना चाहिए साइड पे। अगर M20 और अबव के लिए लिखा है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा, एवरेज स्ट्रेंथ कितना होगा, तो वो दिया जाएगा मैक्सिमम ऑफ FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 4, इन दोनों के मैक्सिमम से ज्यादा होगा। तो अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल को देखता हूं तो मेरे पास में इस डेटा को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमारे पास में ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा है, M30। तो M30 के लिए साइड पे कम से कम एवरेज स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, M30 के लिए साइड पे एवरेज स्ट्रेंथ कम से कम कितना आना चाहिए, तो वो दिया जाएगा यहां से। तो मेरे पास में M30 किस में आएगा दोस्तों, इस वाले पोर्शन में। तो मैं एवरेज स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं M30 के लिए और वो वैल्यू तुम्हारा एवरेज स्ट्रेंथ आना ही आना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है तुम्हारे पास M30 एट साइट, तो ये दिया जाएगा तुम्हारे पास दैट इज मैक्स ऑफ FCK प्लस 0.825 सिग्मा एंड FCK प्लस 4 ओके दोस्तों, चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज मैक्स ऑफ FCK हो जाएगा तुम्हारे पास M30 दे रखा है ना, तो FCK हो जाएगा 30, दैट इज द 30 प्लस 0.825 इंटू सिग्मा। M30 के लिए सिग्मा कितना होता है, M30 के लिए सिग्मा हो जाएगा तुम्हारे पास वेर इज हियर इज, तो M30 के लिए सिग्मा होता है दैट इज 5। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में वैल्यू 5, so that is the 5। now ये हो जाएगा FCK 30 प्लस 4 दैट इज द 34 मेगा पास्कल, और यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 34.125 मेगा पास्कल। तो एवरेज स्ट्रेंथ कितना होगा, तो एवरेज स्ट्रेंथ दिया जाएगा दोस्तों M30 कंक्रीट के लिए एट साइट पे हो जाएगा 34.125 मेगा पास्कल। यानी कि अगर तुम साइट पे M30 कंक्रीट यूज कर रहे हो तो उसका एवरेज स्ट्रेंथ जो है वो कितना आना चाहिए, 34.125। अगर वही M30 कंक्रीट अगर आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं तब तुम्हारे पास में एवरेज जो आ रहा है वो 30 आ जाए तो एक्सेप्टेबल होगा।
30 से कम नहीं आना चाहिए, 30 से अबव आ सकता है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये तुम्हारे पास हो गया लेबोरेटरी के लिए एवरेज स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना और साइट के लिए एवरेज स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। साइट के लिए भी हमने ओनली वन क्राइटेरिया देखा है, एक दूसरा क्राइटेरिया और भी है। नाउ प्लीज टेल मी एनी प्रॉब्लम इज देयर, किसी को डाउट? सो दैट इज द क्राइटेरिया नंबर 1 जो आप लोगों को इसमें दिया गया है। अब आते हैं क्राइटेरिया नंबर 2 पे। क्राइटेरिया नंबर 2 पे, तो यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, उसको डिस्कस कर लेता हूं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके चलिए, सो दैट इज द क्राइटेरिया नंबर 1। नाउ द अनदर हो जाएगा तुम्हारे पास क्राइटेरिया नंबर 2। क्राइटेरिया नंबर 2, तो क्राइटेरिया नंबर 2 क्या कहता है कि टेस्ट रिजल्ट जो तुम्हारे पास आता है वो सैंपल का होगा, ना कि स्पेसिमेन का। क्राइटेरिया 2 क्या कहता है? टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल, टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल, टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल, यानी कि तुम्हारे पास में जो भी रिजल्ट आया वो सैंपल का होगा, ना कि स्पेसिमेन का। अब इसने 2 क्राइटेरिया के अंदर 2 पॉइंट दिए हैं। वो क्या कहता है? द टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल शुड बी एवरेज ऑफ थ्री स्पेसिमेन, यानी कि टेस्ट रिजल्ट शुड बी एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन। कम से कम 3 स्पेसिमेन होने चाहिए तुम्हारे पास। 3 स्पेसिमेन से कम अगर तुम लेके एफसी के कैलकुलेट कर रहे हो तो वो गलत होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो तुम्हारे पास में कम से कम 3 स्पेसिमेन होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है? क्राइटेरिया 2 का सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअल वेरिएशन should not more than 15% of the average, 15% ऑफ द एवरेज, यानी कि तुम्हारे पास में जो एवरेज वैल्यू आई है उस एवरेज वैल्यू से जो है वो 15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल क्यूब की स्ट्रेंथ का। ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास में अगर एवरेज स्ट्रेंथ 100 आ जाता है तो तुम्हारे पास में क्यूब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो किस रेंज में होगी? 85 से लेके 115, यानी कि 115 के बीच में। 85 से लेके 115 के बीच में तुम्हारे पास क्यूब की स्ट्रेंथ होना चाहिए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा वेरिएशन शुड नॉट मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, राइट। सो साइट के लिए आपको 2 क्राइटेरिया ध्यान रखना है। साइट के लिए आपको क्या करना है? 2 क्राइटेरिया ध्यान रखना है। कौन कौन से 2 क्राइटेरिया? दैट इज द क्राइटेरिया नंबर 1 एंड दिस इज द क्राइटेरिया नंबर 2। इन दोनों को जो रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा वो साइट के लिए तुम्हारा जो है वो स्ट्रेंथ माना जाएगा। वो साइट के लिए क्या माना जाएगा? स्ट्रेंथ माना जाएगा। तो इसमें कोई डाउट हो बताओ किसी को भी, एनी वन ऑफ यू? चलिए कोई डाउट नहीं, दैट्स वेरी गुड। सो नाउ अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रॉब्लम बना लेते हैं जो दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, जो दोनों क्राइटेरिया को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगेन एग्जांपल ले रहा हूं और उसके अंदर मैंने M30 कंक्रीट मिक्स लिया, M30 कंक्रीट मिक्स लिया और क्यूब जो है वो कहाँ बनाए गए? वो बनाए गए साइड पे, साइड पे बनाए गए, साइड पे हम टेस्ट करेंगे ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। तो नाउ तो नाउ मेरे पास में जो रिजल्ट आया है, मेरे पास वो रिजल्ट आ गया 33.0, 37.0 एंड 36.5 एंड 36.5। ये आपके पास में 3 क्यूब जो आपने साइड पे बनाए हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और मिक्स कौन सा लिया गया? M30 लिया गया।
तो सबसे पहले क्राइटेरिया नंबर वन क्या कहता है कि भाई यहाँ पे जो एवरेज स्ट्रेंथ आती है, इन तीनों का एवरेज निकालो कितना आ रहा है, इन तीनों का एवरेज निकालो कितना आ रहा है, वो आ जाएगा 33 प्लस 37 प्लस 36.5 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 35.5। तो एवरेज स्ट्रेंथ कितना आ रहा है 35.5। अब इस एवरेज स्ट्रेंथ को आप कंपेयर करेंगे किससे, जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाला है इस वाले क्राइटेरिया से। तो मैंने सेम यहाँ पे M30 कंक्रीट लिया है, यहाँ पे मैंने M30 लिया है, तो इसका तो एवरेज स्ट्रेंथ हम निकाल चुके हैं। तो 30 के लिए एवरेज स्ट्रेंथ साइड पे कितना होना चाहिए, कम से कम वो होना चाहिए 34.125 होना चाहिए। और हमारे पास आ कितना रहा है, दैट इज 35.5। इट मीन्स that satisfy criteria 1, that is greater than 34.125 MPa. So satisfy criteria number 1, क्राइटेरिया वन को क्या कर लेता है, ये सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं क्राइटेरिया नंबर 2 पे। तो क्राइटेरिया नंबर 2 क्या कहता है कि 3 स्पेसिमेन का एवरेज होना चाहिए। तो मेरे पास में 3 स्पेसिमेन का एवरेज है, 3 स्पेसिमेन आपको दे रखे हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। तो भाई इंडिविजुअल वेरिएशन निकाल लो। तो अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल वेरिएशन, तो इंडिविजुअल वेरिएशन कैसे करेंगे, तो भाई इंडिविजुअल वेरिएशन किससे, एवरेज से, किसका, क्यूब का। तो क्यूब का एवरेज से वेरिएशन कितना होगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्यूब का दे रखा 33 और वेरिएशन एवरेज कितना दे रखा 35.5। तो ये वेरिएशन दे रहा तुम्हें माइनस का 2.5। तो ये वेरिएशन कितना दे रहा है, माइनस का 2.5। दैट वैल्यू इज माइनस 2.5। 37 में से 35.5 माइनस करोगे तो ये दे देगा प्लस का 1.5। 36.5 में से 35 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1.0, दैट इज द वेरिएशन। लेकिन दोस्तों मुझे वेरिएशन नहीं बोला, इसने बोला परसेंटेज। तो मुझे क्या करना है, ये परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वेरिएशन। तो परसेंटेज ऑफ वेरिएशन किससे होगा, एवरेज से। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 35.5। सो दैट इज नहीं सॉरी, ये रुको किससे निकालना है, मुझे निकालना है 2.5 डिवाइडेड बाय 35.5 इनटू 100, दैट वैल्यू इज 7.04। तो परसेंटेज ऑफ वेरिएशन जो आपको दिया जा रहा है वो दिया जाएगा दैट इज 7.04। तो ये 15% से ज्यादा नहीं है, दैट्स वेरी गुड। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 35.5 इनटू 100। तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 35.5। सो दैट वैल्यू इज 4.23। ये भी 15% से ज्यादा नहीं है। एंड लास्ट हो जाएगा 1.0, that is 2.82। so this is also not a more than plus minus 15%। इट मीन्स ये कंक्रीट तुम्हारा साइट के लिए क्या होगा, ओके होगा। ये कंक्रीट साइट के लिए क्या माना जाएगा, ओके माना जाएगा। सो बाय दिस वे यू कैन डिटरमाइन, और आप कंक्रीट की एवरेज स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कंक्रीट जो है वो एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी वो भी आप इसे साइट पे बता सकते हैं। अगर दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंक्रीट एक्सेप्टेबल होगी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, एनी वन ऑफ यू, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो दैट इज ऑल पार्ट जो अभी तक हमने देखा है, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये हमने देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये हमने अभी तक इसके अंदर कवर कर लिया। तो इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंक्लूजन कर लेता हूं, अगर मैं इसको कंक्लूजन करता हूं तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, कंक्लूजन ये हो जाएगा एक क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी।
और एक सैंपल की जो स्ट्रेंथ होगी वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। एक क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, एंड सॉरी एक क्यूब बोल दो या सिलेंडर बोल दो या स्पेसिमेन बोल दो, एक स्पेसिमेन जिसके अंदर क्यूब भी है और सिलेंडर भी है, तो एक स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ होगी वो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एंड एक सैंपल की जो स्ट्रेंथ होगी वो तुम्हारी होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। वो क्या कहलाई जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सो दैट इज ऑल बिलोंग टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। नाउ यहाँ पे तुम्हारा मेन जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। दूसरा आ जाएगा, दूसरा स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट का, वो होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ द रप्चर। सो इसको डिनोट किया जाता है FCR के द्वारा, इसको डिनोट किया जाता है FCR के द्वारा, दैट इज डिनोटेड बाय FCR। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है और ये किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है? तो ये क्या होगा देखिए, सपोज करिए आपके पास में कोई भी एक बीम दे रखा है, फॉर एग्जांपल दिस इज द बीम, दिस इज द बीम। तो दोस्तों ये तुम्हारे पास में बीम दे रखा है और ये इसमें हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस। तो जब आप इस पे लोड अप्लाई करोगे दोस्तों, तो ये जो बीम होगा वो कैसे होगा? इस तरीके से बेंट होगा। ये जो बीम होगा उस तरीके से बेंट होगा। जब ये बीम इस तरीके से बेंट हो रहा है तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास में ये न्यूट्रल एक्सिस होगा कुछ ऐसे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस, एंड हियर आई कैन से ये हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है वो किस में आ रही है? दैट कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। ये हो जाएगा तुम्हारे पास बेंडिंग कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है वो आ जाएगा बेंडिंग टेंशन में, बेंडिंग टेंशन के अंदर। अब देखिए फ्लेक्सर, फ्लेक्सर का मीनिंग क्या होता है? फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग, यानी कि बेंडिंग। तो ये तुम्हारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो बेंडिंग के अंदर अगर मैं देखता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में कोई भी मैंने एक सेक्शन कट किया, ये मैंने एक सेक्शन लिया एक्स एक्स सेक्शन, तो इस सेक्शन पे मुझे दो अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस मिल रही है। बीम ने बेंड किया, बेंड करने से मुझे दो अलग अलग तरह की स्ट्रेसेस मिल रही है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो स्ट्रेस आ रही है बेंडिंग कंप्रेशन आ रही है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो स्ट्रेस आ रही है बेंडिंग टेंशन आ रही है। एक तरफ कंप्रेशन है, एक तरफ टेंशन है। मैं ये जानता हूं कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है। कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में वीक होता है। तो अगर किसी एक सेक्शन पे दो अलग अलग तरह की स्ट्रेस लग रहा है, तो उस दोनों स्ट्रेस में से जो पहले फेल होगा वही स्ट्रेस इस सेक्शन की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा। एक्स एक्स सेक्शन पे दो अलग अलग तरह की स्ट्रेस आ रही है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का स्ट्रेस बेंडिंग कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का स्ट्रेस बेंडिंग टेंशन। तो भाई इस सेक्शन पे जब दो अलग अलग तरह की स्ट्रेस मिल रही हैं, तो इन दोनों स्ट्रेस में से जो पहले फेल देगा वही इस सेक्शन की स्ट्रेंथ को गवर्न करेगा, वही बताएगा कि सेक्शन पे कितना लोड लिया जा सकता है। तो हम ये जानते हैं कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग है, टेंशन में वीक है, तो टेंशन वाला पोर्शन डिसाइड करेगा इस सेक्शन पे कितना लोड कैरी किया जाएगा और कितना नहीं किया जाएगा। अब फेलियर कैसे होगा? तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे बीम बेंड होती जा रही है नीचे टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो एक वैल्यू ऐसा आएगा कि उससे ज्यादा अगर आपने बेंड कर दिया तो क्रेक अपीयर करना शुरू कर देगा, क्रेक अपीयर करना शुरू कर देगा। तो जिस वैल्यू पे क्रेक आना शुरू हो जाता है उससे जस्ट एक मोमेंट पहले का जो वैल्यू होगा जहां पे क्रेक अपीयर नहीं हुआ है, उससे ज्यादा लोड लगाओगे तो क्रेक आ जाएगा, वही वैल्यू फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहलाती है। वही वैल्यू क्या कहलाती है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहलाती है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? ये हो जाएगा
flexural strength is the tensile strength of concrete tensile strength of concrete in bending और फ्लेक्सर, यानी कि बेंडिंग करते टाइम कितना मैक्सिमम ये टेंशन कैरी कर सकता है बिना क्रेक दिए कितना ये टेंशन ले सकता है, वही उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहलाई जाएगी। यानी कि इस एफसीआर से एफसीआर तक क्रेक नहीं होगा। एफसीआर से ज्यादा जैसे स्ट्रेस आ गई तो क्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बोल देता हूँ दैट इज द एफ बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस एफ हो जाएगा तुम्हारे पास बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। तो अगर एफ का वैल्यू अगर एफ लेस देन है इक्वल टू एफ सी आर, अगर एफ लेस देन इक्वल टू एफ सी आर है तो नो क्रेक डेवलप और उसको बोला जाएगा अनक्रेक सेक्शन। और जब भी अनक्रेक सेक्शन होता है दोस्तों तो हम लोग कंक्रीट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे और ऊपर दोनों साइड कवर करते हैं, कंसीडर करते हैं। अगर f का वैल्यू ज्यादा हो जाता है FCR से तो क्या हो जाएगा, क्रेक अपीयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेक अपीयर होगा, क्रेक डेवलप और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में क्रेक सेक्शन। और फॉर्चुनेटली दोनों ही तुम्हारे सिलेबस में है, बट मेजोरिटी जो हम लोग इसी को लेकर डिस्कशन करते हैं, अनक्रेक को लेकर नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी तुम्हारे रूम के अंदर बीम स्लेब जितने भी लगे हुए हैं ये सारे के सारे क्रेक सेक्शन है। ठीक है, तो डरना मत, ऐसा मत सोचना कि कंक्रीट नीचे आके गिर जाएगा। ये तो आपको पता लगा अभी कि इसमें क्रेक सेक्शन है, तब आपको एहसास हो रहा है, अदरवाइज। अच्छा, यहाँ पे जो क्रेक है ना उसका विड्थ बहुत कम है, आप नेक्स्ट आई से उसको देख नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, सो ऑल दीज आर क्रेक सेक्शन एंड इन सारे सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट को हमने कंसीडर नहीं करा है क्योंकि उसके अंदर क्रेक आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हम डिफाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी आर इज इक्वल टू दैट इज 0.7 रूट एफ सी के। तो एफ सी आर दिया जाता है दैट इज 0.7 रूट एफ सी के and this is the empirical equation, so you just need to remember this value। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में FCR वैल्यू। तो FCR को हम ऐसे डिफाइन और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये वो वैल्यू है जिसके बाद में क्रेक आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये क्या वैल्यू शो करता है, इट रिप्रेजेंट द या इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोडिंग एट विच क्रैकिंग स्टार्ट इन द स्ट्रक्चर। तो ये भी हम इसके अंदर पॉइंट करके लिख सकते हैं, it is used to it is used to loading at which cracking start in member। ठीक है, सॉरी। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास FCR का वैल्यू। कोई इसमें डाउट हो तो बताइए, एनी वन ऑफ यू। नाउ तीसरा हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो दिया जाता है वो दिया जाता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के द्वारा, राइट। तो इसके अंदर पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय स्प्लिटिंग टेस्ट
स्प्लिटिंग टेस्ट, राइट। और इसके लिए जो स्पेसिमेन यूज किया जाता है, इसके लिए जो स्पेसिमेन यूज किया जाता है वो हो जाएगा सिलेंडर स्पेसिमेन, सिलेंडर स्पेसिमेन। और सिलेंडर स्पेसिमेन का जो डायमेंशन होता है वो हो जाएगा 150 mm डाया एंड 300 mm लेंथ, 300 mm लेंथ, ये आपको दिया जाता है, राइट। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया जाता है दैट इज एफसीटी। और ये दिया जाएगा एफसीटी इज इक्वल टू, एफसीटी इज इक्वल टू 2p अपॉन पाई डी एल, 2p अपॉन पाई डी एल, दैट इज द एफसीटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफसीटी। अब स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया है जो आपको याद रखना है, दैट इज एफसीटी इज इक्वल टू 0.66 FCR। यानी कि एफसीटी और एफसीआर में अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास में एफसीआर ज्यादा होगा एफसीटी के कंपैरिजन में। सो दैट इज द नोट नंबर 1। नाउ अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई एफसी के, एफसीआर और एफसीटी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इनका, दैट इज एफसी के सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होगा एफसीआर। कैसे, ये होता है 0.7 रूट एफसी के, इस तरीके से। एंड सबसे कम होता है एफसीटी, एफसीटी क्यों, ये होता है तुम्हारे पास 0.66 एफसीआर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास में हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑल थ्री वैल्यू। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल बिलोंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, दिस इज ऑल बिलोंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी एक्सप्लेन अबाउट माय टीम एंड अबाउट द अकेडमी प्लेटफॉर्म। राइट नाउ इन द नवंबर मंथ आपके लिए जो क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है उसके अंदर आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऐश्वर्य सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, राइट। क्लास टाइमिंग 7 to 8:30 है। एनवायरमेंटल मृगांक सर, इनका टाइमिंग 8:45 से 10:45। ट्रांसपोर्टेशन क्षितिज सर, द टाइमिंग 10:30 to 12। आरसीसी जो मैं भी आपको क्लास ले रहा हूँ दैट इज 12:30 to 2 PM। जियो टेक्निकल प्रांजुल सर एंड बीएमसी चेतन सर एंड ओसीएफ अभिषेक सर जो है आप लोगों के लिए क्लासेस ले रहे हैं। यूपीएससी यूपीपीएससी एईएन के लिए जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसके अंदर चेतन सर जो है आपका मंडे को इसके अंदर लेक्चर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे। ट्यूसडे को मृगांक सर, वेनसडे को क्षितिज सर, थर्सडे को मेरा होगा एंड फ्राइडे को ऐश्वर्य सर जो है वो आपके लिए इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन करवाएंगे आपको। सो इन सारे लेक्चर्स को अटेंड करते रहिएगा। यूपीपीएससी के लिए क्लास का टाइमिंग 2:30 से 3:30 रखा गया है, बाकी ये क्लास के लिए आपको टाइम दिया गया है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट मी, दैट इज माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर। और मेरा एमटेक आईआईटी मद्रास से स्ट्रक्चर के अंदर 6+ ईयर आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट एंड डीएससी क्लासेस। जनरली आई एम डीलिंग द कंप्लीट स्ट्रक्चर पैकेज फ्रॉम द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको तुम स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बोलते हो, एंड द आरसीसी एंड द स्टील, ये मैं जनरली कवर करता हूँ, राइट। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, दैट इज प्लस पार्ट एंड आइकॉनिक पार्ट। प्लस पार्ट के अंदर हम लोग डेली लाइव क्लासेस हैं, क्रैश कोर्स हैं, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, बैचेस हिंदी और इंग्लिश एंड आरआईबी बैच। दीज फीचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्लस वालों के लिए। देयर इज अनदर मोड ऑफ द एडमिशन दैट इज आइकॉनिक, इसके अंदर हम लोग पर्सनल गाइडेंस देते हैं स्टूडेंट को, यानी कि कोई अगर मेहनत कर रहा है तो उसके अंदर कहाँ कहाँ उसके वीक पॉइंट है उसको बताया जाता है, पर्सनली उसको सारा सब कुछ जो है वो ट्रीट किया जाता है, right। these are these are the subjects which already have either completed or either in running part। so जैसे स्टील स्ट्रक्चर मेरा यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुका है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। दिस इज द वे, दिस इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर द प्लस पार्ट। प्लस के लिए आपको फीस स्ट्रक्चर देगा 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ के लिए आप कोड यूज करते हैं दैट इज BL10 या BL20, दोनों में से कोई सा भी कोड यूज कर सकते हैं।
आफ्टर यूजिंग द कोड द रिमेनिंग फीस जो आपको पे करना होगा दैट ये आपको शो किया गया है। अगर आप आइकॉनिक के थ्रू लेते हैं तो आइकॉनिक के अंदर दो ही ऑप्शन है आपके पास, दैट इज 12 मंथ और 24 मंथ। 12 मंथ का फीस है 45,000 एंड 24 मंथ का फीस है 66,600। दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक वेयर यू कैन फॉलो मी, और आपको स्पेशल क्लास जो है उसका आपको टाइमिंग वगैरह मिलता रहेगा। दिस इज द टेलीग्राम लिंक जहाँ पे हम लोग क्लासरूम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं। And these are some YouTube channels, like it and subscribe it, and don't forget to click on the ring bell. Okay, and also share with videos, I mean ये जो है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, right? The next portion, that is the Young's modulus of elasticity, that we'll discuss in the tomorrow class. Thank you.